बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या है मेरे पास इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एक ऐसा परफेक्ट किस्म का एमसीक्यूज का यू कह ले कि आप एक एक्सट्रैक्ट जिसमें से जितने मर्जी टाइप के क्वेश्चंस बना लिए जाएं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हुई, यूनिट पिछला कंप्लीट हुआ, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। नंबर वन, हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेरिंग विद द कार्बन नंबर। क्या मतलब? कार्बन नंबर के बढ़ने से या कम होने से, कार्बन नंबर के ज्यादा होने से, कार्बन नंबर के वेरिएशन के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती है। मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, वेपर प्रेशर, रिएक्टिविटी, ब्ला 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 ब्ला। यानी कि आप लोगों को हर लिहाज से ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास कार्बन नंबर डिफरेंट के कुछ कंपाउंड्स मौजूद हो, लाइक मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा यार मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की बात की जाए, या आप लोगों से मैथानॉल, एथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, इनकी बात की जाए, ठीक है। तो ये जितनी भी आप लोगों के सामने ये जो चीजें रखनी है, इनके अंदर कार्बन नंबर अगर बदलता है तो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चेंज आता है, लाइक फॉर्मिक एसिड वगैरह के अंदर। तो हम लोगों ने पढ़ना यह है कि जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या वेरिएशन आता है कि अगर कार्बन नंबर चेंज हो। तो आइए जनाबे वाली, जरा आप लोगों के सामने ये कॉन्सेप्ट रख देता हूं। क्या याद करेंगे आप? कार्बन नंबर का डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रख लीजिएगा मैस एंड साइज के साथ। जितना कार्बन नंबर बढ़ेगा उतना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मैस और साइज बढ़ता चला जाएगा। जितना मैस और साइज बढ़ता है, आपको पता है, उतनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि आपको पता है मैस और साइज और पोलराइजेबिलिटी का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है उतने मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ। उसके बाद डेंसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये भी बात आप लोगों ने नहीं भूलनी। विस्कोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये भी आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है कि विस्कोसिटी के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगली बात, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बताई है। थिन लेयर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वो सरफेस टेंशन होती है। जब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, डेंसिटी भी बढ़ती है, विस्कोसिटी, थिकनेस भी बढ़ती है, सरफेस टेंशन भी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बढ़ती जाती है। लेकिन वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर वगैरह के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। स्टेबिलिटी, जिसको मैं थर्मल स्टेबिलिटी का नाम दूंगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है उसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप ये स्टेबिलिटी एनर्जेटिकली बात करें तो मैं वो भी आप लोगों के साथ में लिख देता हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एनर्जेटिक स्टेबिलिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, क्योंकि लेस कार्बन नंबर वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये देखो आपके पास अब इनवर्स रिलेशनशिप वाली आ गई, यानी कि अब वो प्रॉपर्टीज आ गई जो कार्बन बढ़ने पर कम होंगी। वेपर प्रेशर कम होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि देखें स्टेबिलिटी जब बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ कोर्स कम हो रही है। तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी भी आ गई है और एनर्जेटिक स्टेबिलिटी, दोनों में क्या फर्क है? एक रिएक्टिव ज्यादा होता है, इस वजह से हमारे पास अनस्टेबल कहलाता है, और एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पर बात करते हैं तो उसकी बेस पर भी ये पॉइंट बनता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के साथ इनवर्स, रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स, ईज ऑफ कंबस्शन, जलने में आसानी जो है ये भी इनवर्स हो जाती है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन तो बढ़ती है, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन प्रोड्यूस करने वाला हाइड्रोकार्बन कौन होगा? ब्यूटेन होगा, जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा है। लेकिन जो स्मूथ बर्निंग की बात हो रही होगी, जो आसानी के साथ बर्निंग की बात हो रही होगी, आसानी के साथ बर्न वही होता है जिसके अंदर कार्बन नंबर कम होते हैं। तो ईज ऑफ कंबस्शन और कार्बन नंबर का इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि कार्बन नंबर के बढ़ने पर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बढ़ेगी तो ये रिलेशनशिप आएगा। लेकिन अगर ईज ऑफ कंबस्शन देखनी हो तो वो मीथेन में ज्यादा होती है ईज ऑफ कंबस्शन। इस चीज को अच्छे तरीके से आप ज़हन में रख लें।
एसिडिक नेचर के साथ भी क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सॉल्युबिलिटी इन द वाटर के साथ भी क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है लेकिन वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो ये जो बात आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, ये कार्बन नंबर के साथ कुछ प्रॉपर्टीज की वेरिएशन थी जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन की। अब आप लोगों को साथ ही में इस वीडियो के अंदर ऐड करके दिखा देता हूं। अब आप लोगों ने दो चीजें यहां पे याद रख लेनी है। अगर आप लोगों से ग्राफिकली पूछे तो आप लोगों को ग्राफिकली भी आइडिया होना चाहिए कि वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या मतलब कि यहां पे अगर प्रॉपर्टी है और यहां पे अगर नंबर ऑफ कार्बन है तो प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ कार्बन के दरमियान रिलेशनशिप, अगर ये आती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन याद रख लीजिएगा हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए होती है। स्ट्रेट लाइन हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करती है, यानी कि जो जो प्रॉपर्टी कार्बन नंबर के बढ़ने पर बढ़ती है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ऑफ कोर्स कर्व जो है वो हमारे पास हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप को शो करती है। कर्व शो करती है इनवर्स रिलेशनशिप को और स्ट्रेट लाइन शो करती है डायरेक्ट रिलेशनशिप को। तो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और एक हमारे पास कर्व है। दोनों प्रॉपर्टीज आपको दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूं कि प्रॉपर्टी है मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स और कार्बन नंबर। आप कहेंगे सर बढ़ेगी तो इसका मतलब है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे कार्बन नंबर आ जाएगा। इसी तरह आपसे कहता हूँ वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर का और कार्बन नंबर का अगर ग्राफ होगा तो डेफिनेटली इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से कर्व होगी। ये बात भी अगर आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से बता दी है, इसको भी अगर आप लोगों ने जहन में रख लिया तो इसी तरह के सवालात का जवाबात देने के लिए एमसीक्यूज आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कितनी बेहतरीन अंदाज से ये चीज़ें आपको सिखा दी। अब जो मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ऑर्गेनिक रिएक्शंस के ऊपर जो है वो थोड़ी सी बात कर लें, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली हमारे सिलेबस में 4 टाइप के, यानी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो 4 टाइप्स के जनरली जो हमारे सिलेबस में है। 4 टाइप्स कौन कौन से? एक होती है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन का ऑपोजिट होता है हमारे पास एलिमिनेशन। एडिशन होकर पाई बॉन्ड्स खत्म होते हैं, एलिमिनेशन के बाद पाई बॉन्ड्स बनते हैं। नंबर 4 पे आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन और नंबर 5 पे आ जाते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस 2-3 बातें याद रखिएगा। एडिशन हमेशा कहां पे होती है? जहां पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड्स पर हमेशा एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन हमेशा पाई बॉन्ड्स पर होगी, याद रख लीजिएगा। अब ये एडिशन किस किस टाइप की हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की बॉन्ड फिशन हो रही है। ये बेटे एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, ये न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है और ये फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकती है, यानी कि तीनों टाइप्स की एडिशन हो सकती है। सेम इज द केस सब्स्टिट्यूशन भी 3 टाइप्स की होती है। बेटा एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है? एक खाली जगह वहां पे लाके किसी को बैठा देना ये एडिशन है, किसी को उठा के ले जाना ये एलिमिनेशन है, लेकिन एक बैठे हुए को उठाना और उसकी जगह पे किसी दूसरे को बिठाना ये सब्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह क्लास के अंदर बाद दफा टीचर एब्सेंट थे तो एक गंदे वाले टीचर आ जाते थे जो बोलने नहीं देते थे या आपको डांटे डपते थे, तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते थे, सब्स्टिट्यूटेड टीचर्स होंगे। डेफिनेटली मेरी जगह पे आप लोगों को अगर ज़्यादा अच्छा हैंडसम डेफिनेटली बहुत से होंगे और अच्छा पढ़ाने वाला और हैंडसम, और आप लोग बल्कि आप लोगों के लिए तो अच्छा टीचर होगा जो आपको ना पढ़ाए डेफिनेटली, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा नहीं होता, तो वो मेरा सब्स्टिट्यूट होगा। समझ आ गई बात? क्या नहीं हो? तो एलिमिनेशन हर शख्स की अपनी अपनी बेटे जगह होती है। पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। सब्स्टिट्यूशन इसी तरह भी इलेक्ट्रोफिलिक भी होगी, न्यूक्लियोफिलिक भी होगी और फ्री रेडिकल भी होगी। इस तरह एलिमिनेशन रिएक्शन वो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हम लोगों ने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े, एक तरफ से H का जाना और एक तरफ से OH का जाना। रीअरेंजमेंट रिएक्शन वो जो मैंने पीछे इनोल और कीटोन फॉर्म पढ़ाई है
कि एक तरफ से हाइड्रोजन हटेगा दूसरी जगह पे जाएगा और इनोल जो है वो कीटोन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ये रीअरेंजमेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं जो आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है। ये 4 टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। अब मैं क्या पढ़ाने लगा हूं, कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म शो करेगी और क्यों करेगी, इसके ऊपर बातचीत करनी है। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म, जो पेपर में आता है जनरली आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अल्काइल हैलाइड्स में कौन से टाइप का मैकेनिज्म है, अल्कोहल्स में कौन से टाइप का मैकेनिज्म है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन से टाइप का मैकेनिज्म है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन से टाइप का मैकेनिज्म है। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्केन्स। तय कर लो, सब्स्टिट्यूशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड पर होती है जैसे कि मैंने बताया, और एडिशन हमेशा पाई बॉन्ड्स पर होती है। सिग्मा बॉन्ड्स का होना सैचुरेटेड नेचर को शो करता है, पाई बॉन्ड्स का होना अनसैचुरेटेड नेचर को शो करता है। ये जो बात है मैंने आपको बता दी है, इसको अच्छे से ज़हन में रख लीजिएगा। अल्केन्स में आपको पता है सबके सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं और ऊपर से होते भी नॉन पोलर है। तो अल्केन्स आपको जो मैकेनिज्म शो करेगी वो प्रेफर करेगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेफरेंस मिलती है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन की, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन की प्रेफरेंस होती है। तो बच्चों ने एक बात ध्यान में रख लेनी है कि अल्केन्स के अंदर जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। और मैं फ्री रेडिकल एडिशन लिखूं, सब्स्टिट्यूशन लिखूं, डेफिनेटली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैं एलिमिनेशन लिखने लगा था, लिखते लिखते रह गया बस, क्योंकि मुझे पता था कि जब अल्केन्स होंगे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। ओके डन। अल्केन्स के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन्स में आ जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, फिर वही बात, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मन चले से घूमने फिरने वाले, कहीं कोई तो कभी कोई। और मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया कि इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोस्टली स्पीशीज जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होती हैं, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करती हैं। और ऑफ कोर्स इनके पास अगर किसी ने आना है तो इलेक्ट्रोफाइल ने आना है, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए दे आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड दे आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली इनके पास आएगा। और पाई बॉन्ड मौजूद है तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड पर एडिशन होनी है, और एडिशन होनी किसकी है, इलेक्ट्रोफाइल की। तो बेटा देखिए अल्कीन्स में मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप मुझे बताएं एडिशन किस वजह से हो रही है, पाई बॉन्ड की वजह से, और इलेक्ट्रोफिलिक की हो रही है क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूसरे को डोनेट करने के लिए, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। यहां तक बात आ गई समझ अब आपको। अल्काइंस के अंदर भी तो पाई बॉन्ड्स होते हैं, बल्कि ज्यादा होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो ये शो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर टर्मिनल अल्काइंस आ जाए, जैसा कि आपको पता है अल्काइंस में एक टर्मिनल अल्काइंस का भी सीन होता है कि आपको पता है कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है, पोलर कार्बन हो जाती है, sp में s करेक्टर की वजह से पोलैरिटी बढ़ती है, तो जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन हो जाती है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम आसानी सोडियम, पोटाशियम या रुबिडियम जैसी मेटल या लिथियम जैसी मेटल के साथ रिप्लेस हो जाती है। वो सोडियम एसिटाइलाइड, लिथियम एसिटाइलाइड, अमोनियम एसिटाइलाइड बनते हैं। यहाँ पे अब आपके पास H+ आयन रिप्लेस होगा Na+ या K+ या Li+ के साथ, तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल की जगह ले रहा है। तो अल्काइंस जो टर्मिनल है उनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये एक और निहायत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। इस बात को ज़हन में रखते हुए अब हम आगे बढ़े तो मजीद क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हमारे पास, बेंजीन। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है बेंजीन का। अब आप लोगों ने मुझे जवाब देना है कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सब बच्चे कहेंगे सर ढेर सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको तो दौड़ के भाग के एडिशन रिएक्शन शो करने चाहिए, लेकिन नहीं कर सकती। मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्टली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बट रिलक्टेंटली। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो मैं कहता हूँ ये ना होने के बराबर है, बल्कि फ्री रेडिकल्स के साथ ये एडिशन फिर भी शो कर देते हैं जब हम लाइट यूज करते हैं। बात बताऊं क्या है,
पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद एडिशन नहीं हो रही, क्या वजह है बेटा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे टिके तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर इनको ले सके, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं? रेजोनेंस कर रहे होते हैं। इनके अंदर कंटिन्यूअसली रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ अवेलेबल नहीं होते, और इनकी आसानी के साथ अवेलेबिलिटी का ना होना इनके अंदर एडिशन रिएक्शंस को लिमिटाइज कर देता है, और फिर ये सैचुरेटेड नेचर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? सैचुरेटेड। पता कैसे सैचुरेटेड नेचर शो करते हैं? वो हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर लेक्चर डेफिनेटली जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के साथ ये बात जरूर शेयर करूंगा। होता पता क्या है? होता ये है कि बेंजीन के गिर्द सबसे पहले बेचारा क्लोरीन आता है, ऐड होने के लिए नहीं हो पाता, वो गुस्सा करके वापस चला जाता है FeCl3 के पास। FeCl3 उसको मालिश मुलिश करता है, जरा तैयार श्यार करता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल फिर रश करता है बेंजीन की तरफ। बेंजीन अभी भी इसको ऐड नहीं करेगी, बेंजीन कहेगी क्लोरीन रुको, मैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज से बात करती हूं, वो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें थोड़ा सा हम एंटरटेन करते हैं। तो फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि वही इलेक्ट्रोफाइल का और हाइड्रोजन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में सिखाऊंगा। फिर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है और इसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। तो ये जो आप लोगों के साथ मैंने बात शेयर की है, ये बात थी बेंजीन के रिएक्शंस की। तो बेंजीन क्या शो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये मोस्टली शो करती है, और एडिशन रिएक्शंस इनके रिलक्टेंटली होते हैं। ओके, अब अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर बात हो जाए। अल्काइल हैलाइड्स, जैसा कि आप लोग इनके स्ट्रक्चर को बखूबी जानते हो, ये देखें, ये एक अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा जिसमें मैं X को रिप्लेस कर देता हूं किसी और न्यूक्लियोफाइल के साथ। वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय द अदर न्यूक्लियोफाइल, तो ये होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कब होते हैं? ये यूनिट में भी पढ़ाऊंगा कि जब आप कोई बेस लो लाइक KOH वगैरह जैसी और एक्वियस मीडियम के अंदर उस बेस का रिएक्शन करवाएं, तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि बेस और एक्वियस मीडियम में होती है। फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो और एक्वियस मीडियम की बजाय अल्कोहलिक हो जो आयोनाइजेशन ना करवा सके। क्या मतलब? ये देखो, यही अब आप लोगों के सामने एक और अल्काइल हैलाइड बनाऊं जिसमें आपको X सिर्फ रिप्लेस होता हुआ नहीं नजर आएगा, बल्कि X के साथ साथ इधर से एक हाइड्रोजन भी निकलेगी और इनके दरमियान मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए अल्काइल हैलाइड्स बेस और एक्वियस मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, MCQ आ जाए, और अगर बेस और अल्कोहलिक मीडियम हो तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। 5 क्लासेस की स्टोरी मैंने आपको बता दी। छठी क्लास है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में आप लोगों ने 2 तरह से रिएक्टिविटी पढ़नी है कि अल्कोहल्स का CO बॉन्ड भी ब्रेक होता है, अल्कोहल्स का OH बॉन्ड भी ब्रेक होता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। और ऑफ कोर्स जब बॉन्ड ब्रेक होगा OH, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ये तब होती है जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये तब होती है जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अल्कोहल्स वाले यूनिट में जाके पढ़ाऊंगा। तो ये 2 सपोज्ड मैकेनिज्म हो गए। अब अल्कोहल्स में आप मुझे बताएं पाई बॉन्ड मौजूद है? आप कहेंगे नो सर, नो पाई बॉन्ड। तो बेटा जहां पर पाई बॉन्ड नहीं होता, जहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रख लीजिएगा वहां पे क्या होनी है? सब्स्टिट्यूशन। और अगर पोलर बॉन्ड्स हैं तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चांस होता है। फिनोल्स की तरफ चलते हैं। फिनोल्स की 2 तरह से रिएक्टिविटी है, रिंग की वजह से भी और OH ग्रुप की वजह से। फिनोल वाले यूनिट में जाके पढ़ेंगे कि रिंग की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है और इजीली शो करता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाना है कि ये जो OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक्टिवेटेड रिंग की वजह से इसके रिंग के रिएक्शंस इजीली होंगे। और रिंग के ऊपर कौन से रिएक्शंस होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और वो होंगे भी कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये भी आपको इस यूनिट में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। फिनोल का OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन ये रिलक्टेंटली शो करेगा, ये रेजिस्ट करेगा। इसकी रीजन आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। बोल दूं रीजन? बोल दूं जी। आपकी बुक कहती है OH ग्रुप इज नॉट इजी टू रिप्लेस। ये एक बैड लिविंग ग्रुप है। अल्काइल हैलाइड्स वाले यूनिट में बताऊंगा ये क्यों बैड लिविंग ग्रुप है। तो ये आप लोगों के सामने ड्यू टू OH ग्रुप इसके रिएक्शंस हो सकते हैं।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है, लेकिन रिलक्टेंटली तो इसलिए ये प्रेफर करता है कि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करूं, बिकॉज फिनोल का OH ग्रुप आसानी से रिप्लेस नहीं होता। आगे आप लोगों को आखिर में दो क्लासेस मेन बता दूं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सबसे पहले जरा गौर करें, कार्बोनाइल कार्बन आपको चीख चीख कर बता रही है कि आई एम इलेक्ट्रोफिलिक, मेरे पास शदीद कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ऑक्सीजन ने मुझसे ले लिए इलेक्ट्रॉन। ये कार्बोनाइल कार्बन कहती है नाउ आई एम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल, कहीं से आओ और मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मेरी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करो। तो अब आप खुद फैसला करें, न्यूक्लियोफाइल आएगा कि नहीं आएगा इस कार्बन की जो है वो अर्जी पर। डेफिनेटली इस कार्बन की चीखो पुकार और अर्जी पर इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। आगे से कार्बन कहेगी मेरे पास पाई बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल, तुम्हें किसी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आओ और आके ऐड हो जाओ और दिल गार्डन गार्डन कर दो, मेरे इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी कर दो। तो देखो जरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बेटा किस वजह से एडिशन हो रही है? पाई बॉन्ड्स की वजह से। न्यूक्लियोफिलिक क्यों हो रही है? क्योंकि ये कार्बन बजाते खुद इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। क्या कार्बोनाइल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑक्सीजन एटम के पास पड़े हुए लोन पेयर आंखें मार सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, अपनी तरफ बुला सकते हैं, कोई लुटा पुटा हुआ इलेक्ट्रॉन से आ जाए तो हो सकता है उसके साथ भी बॉन्ड शॉन्ड बनाने का चक्कर चल जाए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेंगे बट रिलक्टेंटली। तो आप लोगों ने इजिली मोस्टली भी याद रख लेना है, रिलक्टेंटली भी याद रख लेना है। ऑक्सीजन की बेस पर ये इलेक्ट्रोफिलिक शो कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 3 टाइप के रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। पहला वो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का आप कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? CO बॉन्ड तोड़ेंगे, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा और OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, कभी X के साथ एसिड हेलाइड बनाने के लिए, कभी NH2 के साथ एसिड एमाइड बनाने के लिए, कभी COOR के साथ एनहाइड्राइड बनाने के लिए या एस्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो एसिड हेलाइड बनना, इमाइड बनना और एनहाइड्राइड बनना, एस्टर्स बनना। ठीक है, तो ये OCOOR वगैरह एनहाइड्राइड के लिए, तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में पढ़े। हाँ, OH बॉन्ड भी टूट सकता है जस्ट लाइक अल्कोहल्स, तो जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, जिसमें इसका OH बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी कि यूं समझ लो, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ तो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, जैसा कि सॉल्ट फॉर्मेशन के रिएक्शंस आपको पढ़ाने हैं कि H+ आयन विल बी रिप्लेस बाय सोडियम एटम, तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन वाले रिएक्शंस भी होंगे। ये होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरे टाइप के रिएक्शन। तीसरे टाइप के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, जिसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा और ये रिडक्शन होकर के हमारे पास अल्केन भी बन सकते हैं कंप्लीट रिडक्शन के बाद, और अल्कोहल्स भी बन सकते हैं पार्शियल रिडक्शन के साथ। कब होनी है पार्शियल रिडक्शन, कब होनी है कंप्लीट रिडक्शन, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड वगैरह के अंदर, एंड ऑफ कोर्स हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फास्फोरस, और साथ में हम लोग जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट यूज करके अल्कोहल्स वगैरह रिस्पेक्टिवली बना सकते हैं। तो ये थी स्टोरी, कितनी आसान कर दी बातें। दोबारा बोलता हूं, जहां पे पाई बॉन्ड है वहां पे एडिशन, जहां पे सिग्मा बॉन्ड है वहां पे सब्स्टिट्यूशन। अगर पोलर है तो एक इलेक्ट्रोफाइल जाके दूसरे को ला सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल जाके दूसरे को ला सकता है। तो ये आप लोगों के सामने मैंने टोटल 9 क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रपोज्ड मैकेनिज्म आपके साथ शेयर किए। अब जो जो क्लास पढ़ते जाएंगे डिटेल आती जाएगी और आपको समझ भी आती जाएगी। मजीद कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात होगी, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की बात होगी, फेनोल्स एंड अल्कोहल्स की बात होगी, अल्काइल हैलाइड्स बेंजीन की बात होगी, अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस की बात होगी। और उससे पहले एक मिलियंस ऑफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो आपको बता दी। इस तरह की मजे मजे की ऑर्गेनिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप लोग कनेक्ट रहिए। स्टे ट्यून्ड, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।